हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। 61 रुपीज़ का शेयर है, तकरीबन 3.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लगातार ये गिरा था और जैसे ही नतीजे आए, तकरीबन 2-2:30 बजे इसके जैसे ही रिजल्ट्स आए, एक झटके में ये 63 से 61 पे चला गया, मतलब 60 रुपये पर भी चला गया था ये। बात करेंगे जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखा जाए तो सरकारी कंपनियों की अभी कुछ ज़्यादा ही पिटाई हो रही है। आज तो बाजार बहुत ही गंदे मूड में था, कल भी बहुत, हालांकि परसों बहुत गंदे मूड में था एक और बार। तो धुलाई बहुत ज़्यादा हो रही है बाजार में, काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है, तो बात करना बनता भी है। यहाँ पर अगर आप देखो कि इंडियन ओवरसीज तो 61 रुपीज़ का शेयर है, आज 3.5% का डिक्लाइन, एक महीने में तकरीबन 6.5% की गिरावट। इस बीच 61 रुपीज़ से भागकर 68 पे गया था, उसके बाद लगातार ये गिरा है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो जो हाई इसने बनाया था वो 80 रुपये के करीब का था, उसके बाद गिरावट आई और अभी अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, जो इनिशियल सपोर्ट है वो 55 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, 55 रुपये के आसपास। और जो रिजल्ट्स इसके निकल कर आए हैं वो नतीजे देखा जाए तो अच्छे हैं, उतने बुरे भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो कई सारी सरकारी कंपनियों के पिछले कुछ टाइम में जो रिजल्ट्स है वो भी अच्छे ही थे, लेकिन वहाँ पर फिर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर इनकी जो टोटल इनकम हुई है वो इस बार वो 9,106 करोड़ की हुई है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 7,440 करोड़ के आसपास की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,622 करोड़ की थी। तो देखा जाए तो इनकम में डेफिनेटली ग्रोथ है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से। लेकिन अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो तो जो इंटरेस्ट अर्निंग है, ठीक है, वो डेफिनेटली बढ़ा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जो बहुत बड़ी इनकम जो ऐड हुई है वो अदर इनकम है। तकरीबन 2,475 करोड़ अदर इनकम हुई है, जो इससे पहले क्वार्टर में 1,260 करोड़ की थी। मतलब 1,200 करोड़ एक्स्ट्रा कह सकते हो यहाँ पर, वो अदर इनकम की वजह से जुड़े हैं यहाँ पर, अदर इनकम। और देखा जाए तो ये वन टाइम इनकम होती है, जो अदर इनकम जो मेन आप काउंट करते हो भैया वो इंटरेस्ट अर्निंग वाली होती है यहाँ पर, तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो तकरीबन 808 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो इससे पहले क्वार्टर में 722 करोड़ का था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 650 करोड़ का था। तो ग्रोथ कह सकते हो कि है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर है, कई सारी सरकारी कंपनियों में ऐसे ही अच्छे नंबर रिपोर्ट हुए ज़रूर है इसी क्वार्टर में, लेकिन गिरावट सब में देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि इनके नेट एनपीए ग्रोस एनपीए में भी अच्छा सुधार है। 3.10 का इनका ग्रोस एनपीए, जो इससे पहले के क्वार्टर में 3.90 का था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 7.44 का था। नेट एनपीए 0.57 का है, जो इससे पहले 0.62% था, और इससे पहले पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.83% का था। तो सुधार डेफिनेटली है, डेफिनेटली यहाँ पर सुधार है, और अच्छा सुधार मैं कहूँगा कि देखने को मिला है। लेकिन देखो, जब बाजार ही अच्छे मूड में ना हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तेज़ी आएगी। इससे पहले भी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैं आगे उसके बारे में भी बात करूंगा, तो उसके भी नंबर्स आए थे, बिल्कुल ऐसे ही थे, डिट्टो नंबर थे जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ना इंडियन ओवरसीज के, सेम नंबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थे, लेकिन गिरावट वो भी दिखा रहा है। अगर बात करी जाए वॉल्यूम्स की तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। ऑल टाइम हाई 227 का था, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है। मार्केट कैप इसका 1,15,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो कंपनी में। अगर आप यहाँ पर डिविडेंड के बारे में देखोगे तो वो पे नहीं कर रहा है। देखो, कुछ सरकारी कंपनियों ने डिविडेंड पे करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसने अभी भी नहीं करा है, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, इवन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी पे करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, इस साल भी अनाउंस नहीं हुआ है, शायद जून में अनाउंस करे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे तो शायद जून में डिविडेंड मिलना चाहिए इस साल, क्योंकि वैसे प्रॉफिट तो कमा रहे हैं ये। अगर आप इनका एन्युअली परफॉर्मेंस, अगर आप स्पेसिफिकली प्रॉफिट्स वाइज देखोगे तो 2023 में 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था, उससे पहले 1,700 करोड़ का प्रॉफिट था। जो भी सरकारी कंपनी कह लो कि वो प्रॉफिट कमाती है तो वो डिविडेंड अच्छा पे करती है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 50 का पी है, महंगा है। सेक्टर पी 18 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर बात करी जाए इनके नंबर्स की तो देखिए, पिछले कुछ टाइम में इनके नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आया ज़रूर है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ज़रूर आया है। ये जो दिसंबर में 700 करोड़ था वो भी 800 करोड़ चला गया है। इवन रेवेन्यू में भी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो वो महंगा है, यहाँ पर वैल्यूएशन यहाँ पर महंगा है।
अगर शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, जो प्रमोटर की होल्डिंग 96.38, देखो प्रमोटर के पास बहुत ज़्यादा, प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी बैंक है ये। और आने वाले टाइम में जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करेंगे, ठीक है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर भी लेकर आएंगे, तो वो एक रीज़न होता है कि अभी तो क्या है कि चलो बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोट में नहीं है क्वांटिटी। आने वाले टाइम में जब प्रमोटर को अपनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 75% पर इसको लेकर जाना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जो फ्री फ्लोट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और तब यहाँ पर एक प्रेशर माउंट होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। हालांकि अगेन मैं कहूँगा कि मुझे लगता नहीं कि अगर गिरावट आती है तो वापस तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि ये कंपनी में तेज़ी ना आए, इस बैंक में तेज़ी ना आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट कोशिश तो करेगी भैया एफपीओ वगैरह लेकर आने की, ठीक है, ओएफएस वगैरह लेकर आने की, ओएफएस लेकर आने की और बेचने की कोशिश करेगी। और देखो ओएफएस गवर्नमेंट तभी लेकर आएगी जब अच्छे प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा होगा, तभी लेकर आएगी। दो ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट के पास, या तो ओएफएस लेकर आए और अपनी होल्डिंग को कम करे, या तो किसी और सरकारी बैंक के साथ इसका मर्जर कर दे। हालांकि बीच बीच में जो चर्चा है वो मर्जर को लेकर भी उठती रहती है, लेकिन देखते हैं जब आएगा तब पता चली जाएगा। म्यूचुअल फंड के पास 0.06% का स्टेक है, 1.23% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 0.05 एफआईएस लेकर बैठे हैं। बहुत कम क्वांटिटी अब मैं कहूँगा कि देखने को मिली, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी फ्री फ्लोट में है भी नहीं। रिटेल और अदर की मिलाकर 2.28% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 1.55% पर, जो अदर पार्टीज है वो 0.73% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो ठीक ठाक है, मैं उतना अच्छा भी नहीं लेकिन उतना बुरा भी इसको मैं नहीं कहूँगा। और जहाँ तक बात करी जाए इंडियन ओवरसीज़ बैंक की ग्राफ की, तो एक साल में डेफिनेटली 150% का ग्रोथ है। तेज़ी के बाद गिरावट दिखी है, और अगर आप देखोगे तो लंबे समय बाद ऐसी तेज़ी आई है। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो, अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर। अगर लोअर लेवल से कंपेयर करोगे जो कि 7 रुपये का था, तब तो बेहतरीन ग्रोथ है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देख लोगे तो भाई साहब लंबे अरसे बाद तेज़ी आई। और देखो ये सिर्फ इसी की कहानी नहीं है, बहुत सारी सरकारी कंपनियों की यही कहानी है कि लंबे अरसे बाद तेज़ी आई। इससे पहले जो तेज़ी आई थी, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई थी, ठीक है, वापस गिरावट भी देखने को मिली, अब वापस भागता हुआ नजर आया है। और कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो अनाउंसमेंट हुई है आरबीआई की, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है बैंक्स को। देखो बाजार ऑलरेडी जब बहुत ही गंदे मूड में हो तो गिरावट लाजमी है, और ये गिरावट वही वाली देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जैसे कि मैंने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स अच्छे आए थे, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो नतीजे के बाद ये कोई तेज़ी तो नहीं दिखा रहा है। जैसे नंबर्स इंडियन ओवरसीज बैंक के आपको देखने को मिल रहे हैं, वैसे सेम नंबर इसने भी 810 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, और इंडियन ओवरसीज ने 808 करोड़ का मुनाफा कमाया है। इवन पिछले क्वार्टर में भी जितना सेंट्रल बैंक ने कमाया था उतना ही इंडियन ओवरसीज का भी प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही थे, ग्रोथ वाइज भी और रेवेन्यू वाइज भी, और सॉरी प्रॉफिट वाइज भी। लेकिन यहाँ पर शेयर में वो तेज़ी नहीं आई, तो मैं एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही इंडियन ओवरसीज से भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर और थोड़े बहुत करेक्शन अभी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो इनिशियल लेवल मुझे लगता है वो 55 रुपये के आसपास का सपोर्ट का, अगर वो टिक जाता है तो अच्छी बात है, नहीं टिकेगा तो यहाँ पर नीचे जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 45 रुपये के आसपास नज़र आता है। तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन मैं ये नहीं करूँ कि 50 मतलब 45 पे जाएगा, अगर 55 के नीचे जाता है तो बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वो ऑन हो जाएगा यहाँ पर। और देखो सरकारी कंपनियां अगर आप देखो तो जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक प्रेशर में रहने वाली है। इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद, इलेक्शन नतीजे आने के बाद डिपेंड करेगा किसकी गवर्नमेंट बनती है, क्या होता है, उसके ऊपर सरकारी कंपनियों का फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, और जल्दबाजी मत करना यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक में, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।